हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी की क्लास को, यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी की क्लास को आज हम देखेंगे। तो इसका आज हमारा तीसरा क्लास रहेगा। 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसमें हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज ही हमारा नया क्लास है। बाकी पिछली क्लासेस जिसने भी नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को जाकर आप देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से करते रहिए। बाकी हमारे और सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप अच्छे से देखते रहिए। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी क्लासेस का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल था मिशन टीचर को ज्वाइन करें, वहाँ से हमें मैसेज कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, यानी क्वेश्चन नंबर 53 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास को जाकर आप ज़रूर वॉच करें जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। हमारे क्लास का आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, कोई भी 2 बालक समान नहीं होते हैं, उपर्युक्त कथन आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कोई भी 2 बालक समान नहीं होते, यह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर बी रहेगा। यानी इसका कहने का मतलब, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं वो एक दूसरे में समान बिल्कुल भी नहीं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यानी कि विभिन्नता उनके बीच ज़रूर रहेगी। आपने कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सेम टू सेम नहीं देखा होगा। जैसे कुछ लोग जुड़वा लोग भी होते हैं ना, तो वो देखने में सेम होंगे लेकिन हो सकता है हाइट में कम ज़्यादा हो या कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है। यानी कि डिफरेंस हर व्यक्ति के अंदर ज़रूर है। तो इसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये इसी पे आधारित ये वाक्य दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 55, उच्चारण के समय जब भी अक्षरों और शब्दों पर बराबर बल नहीं होता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, वला घात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तनी की अशुद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका सही आंसर होगा डी, लिपि की जटिलता। यानी वर्तनी की अशुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपका लिपि की जटिलता। यानी कि किसी भी लिपि की जटिल यानी कठिन होना उसी की वर्तनी का अशुद्ध होने का मेन कारण होता है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो जब ये कठिन होती है, जिन लोगों को यह देवनागरी लिपि कठिन लगेगी तो उन्हें वर्तनी का मतलब आता है बोलना, किसी भी भाषा को बोलता। जो भी हम भाषा बोलते हैं, अगर हमें वो लिपि कठिन लगेगी या हमें समझ में नहीं आएगी तो हम उस भाषा में बोलते समय अशुद्धि का मतलब आपको पता ही होता है कि गलती, तो उसे हम शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाएंगे। ठीक, तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, गद्य एवं पद्य। यानी कि हिंदी भाषा में साहित्य की 2 प्रमुख विधाओं का मतलब होता है 2 पार्ट, यानी कि उनके भाग। तो गद्य और पद्य ये 2 भाग होते हैं हिंदी भाषा के साहित्य में। ठीक, ये आपने अपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि गद्य और पद्य के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो ये आपने ये सुना होगा अच्छे से। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58, गद्य का प्रमुख अंग है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, जीवनी। यानी कि जो गद्य
वाला पोर्शन होता है जो हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है, उसमें जीवन परिचय के बारे में विभिन्न प्रकार के हमारे जो लेखक होते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि गद्य का प्रमुख अंग क्या होता है, उसमें जीवनी ही उसकी प्रमुख अंग होती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में जिस वाचन को शिक्षक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आदर्श वाचन। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक के द्वारा किसी वाचन को किया जाता है तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में सुना होगा, हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं कि ये माता पिता समझाते हैं कि शिक्षक जो भी बातें हमें बताता है वो आदर्श बातें होती हैं। यानी कि शिक्षक कभी भी गलत बातों को नहीं बताएगा, ठीक। तो उसकी हर बात को हम आदर्श वाचन में ज्ञात करेंगे, तो उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। गद्य शिक्षण में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, छात्रों से। यानी गद्य शिक्षण में बोध प्रश्न हमेशा छात्रों से पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन है, नाटक की सामग्री होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, दृश्य एवं श्रव्य। यानी कि जो नाटक होता है वो हमेशा स्टेज पे किया जाता है और उसको सुना जा सकता है। तो नाटक का जो विशेषता यानी कि सामग्री होती है वो दृश्य या श्रव्य होती है, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका, जैसे आप कि स्कूल में 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी, इस टाइम पर नाटकों का आयोजन किया जाता है, तो वही नाटक होते हैं, तो उनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यही उनकी पहचान होती है। तो इसी का आंसर ए रहेगा। तो ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। बस आपको एक सिंपल दिमाग से सोचना है सारी चीज़ों को, आपके क्वेश्चंस बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सस्वर वाचन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, पद शिक्षण में। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, प्रस्तावना प्रश्न। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 64। शब्दों के दो प्रमुख वर्ग हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ए, विकारी और अविकारी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्रिया के भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। यानी अकर्मक क्रिया होती है एक और एक सकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने 8, 9, 10th 11th में ज़रूर पढ़ा होगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 66। समाज के प्रकार कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, 6 प्रकार। यह भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन। तो हिंदी आपकी नॉर्मल, आपकी जो जनरल पढ़ा हुआ है उसी से ही आने वाली है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 67। संधि के परंपरागत भेद हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। यह परिभाषा किसने दी है। इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर की यह परिभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। व्याकरण के प्रमुख विभाग हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 3 विभाग। अगला क्वेश्चन नंबर 70। शब्दों का व्यवस्थित रूप कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, वाक्य को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71, वह लड़का अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर होगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मधारय समाज का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रमुख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 73। तो हमारा इसका 73 क्वेश्चन है, भार्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, पत्नी। अगला क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा और अनुज का मतलब होता है छोटा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जिहा, यानी कि जिह्वा। जिह्वा मतलब जीभ हमारी जो होती है उसको बोलते हैं जिह्वा। तो ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 76। निम्न में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, तीव्र शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, उपन्यास शब्द किस भाषा से आया है? इसका सही आंसर होगा बी, बंगला भाषा से। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा बी, संस्कृत भाषा का। अगला हमारा क्वेश्चन है 79, आदमी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, फारसी भाषा से, यानी कि आदमी है जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, औरत शब्द किस भाषा से आया है? इसका सही आंसर होगा सी, अरबी भाषा से। अगला प्रश्न, उपर्युक्त शब्द किस प्रत्यय अथवा उपसर्ग से बने हैं? इसका सही आंसर होगा आपका, तो ये इसके ऑप्शंस तो नहीं है, शब्द आपका ये है और उत्तर ये रहेगा। तो तद्भव यानी कि उद्भव उत से बना हुआ है, समझौता औता से बना है, और संरक्षण सन से बना है, और अड़ियल ईयल से बना है, यानी ईयल शब्द उपसर्ग से बना है। तो अड़ियल का उपसर्ग ईयल, संरक्षण का सत, और समझौता का औता, और उद्भव का उत। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पीछे जोड़े जाने वाला वर्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं उपसर्ग। और एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय हमेशा आगे वाला शब्द को बोलते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है उपसर्ग यानी कि उपर्युक्त शब्द की प्रत्यय अथवा उपसर्ग से बने हैं। ठीक, तो ये आपका इसके आंसर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 82। क्वेश्चन नंबर, भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर होगा ए, दीर्घ स्वर संधि भानुदय में उपस्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नवोषधि में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा डी, विस्तृत स्वर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बाकी हम स्टूडेंट आपको ये संधि और ये जो भी व्याकरण का पोर्शन है ना हिंदी का, इसको हम आपको 1-2 क्लासेस में अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, तो आप इसकी चिंता मत करिए और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को ख़त्म करेंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। बागीस किस शब्द यानी किस संधि का शब्द है? इसका सही आंसर होगा बी, गुण संधि का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निष्फल शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन हमारा, बेमेल शब्द छांटी, यानी कि इनमें हमें बेमेल शब्द को छांटना है जो एक दूसरे से नहीं मिलते हों। तो चलिए देखते हैं। पहला इसका पॉइंट क्वेश्चन है, अक्षर शब्द वाक्य और कहानी, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि कहानी इसका आंसर होगा, यानी कि कहानी बिल्कुल अलग शब्द है। अक्षर शब्द और वाक्य ये एक ही
चीज़ के पार्ट हैं, यानी कि अक्षर, शब्द और वाक्य है। वाक्य से या अक्षर और शब्द से मिलकर ही वाक्य बनता है, इसलिए कहानी आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगला सेकंड है हमारा कहानी, कविता, नाटक और निबंध। तो कहानी, कविता, नाटक और निबंध, तो इसमें कविता आपका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि कहानी में हम किसी के बारे में लिखते हैं। नाटक भी हम किसी के द्वारा किया जाता है, तो उसमें भी एक कहानी ही हो। तो निबंध भी एक प्रकार की कहानी ही होती है, तो इसमें कविता डिफरेंट हो जाएगा। अगला हमारा थर्ड है सुनना, बोलना, सोचना और लिखना। तो इसमें सोचना आपका डिफरेंट रहेगा। सुनना कान से सुना जाता है, बोलना मुंह से बोला जाता है और लिखना आपका हाथ से लिखा जाता है। तो इसमें सोचना, थिंकिंग आपका डिफरेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ है गद्य, पद और कविता। तो इसका सही आंसर होगा आपका गद्य यानी कि जो ये वाला हमारा जो हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, गद्य और पद, तो उससे इसलिए आपका गद्य अलग होएगा। पद और पद, कविता, ये सभी एक ही सीरीज में आएंगी। अगला क्वेश्चन 5 लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहारोत्सव और भाषण। तो इसका भाषण बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बाकी ये सब सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन भाषण, वाद विवाद और गायन और अभिनय। तो इसका अलग क्वेश्चन रहेगा आपका गायन सबसे डिफरेंट है, बाकी सभी शब्द सेम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा मोंटेसरी प्रणाली की प्रतिपादक थी। तो इसका सही आंसर होगा ए मोंटेसरी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक पर्यावरण द्वारा और हस्तकौशल के द्वारा और प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 89 मौखिक भाषा के मूल तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, है कि मौखिक भाषा के मूल तत्व होते हैं वाक्य, शब्द और अक्षर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? इसका सही आंसर होगा बी अभिनय विधि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 91 मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? इसका सही आंसर होगा ए गद्य शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन 92 मौखिक भाषा की सजीवता किस तथ्य पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी उच्चारण की शुद्धता और भावनाकुल स्वराघात और भावानुकूल हाव भाव, इन सभी पर निर्भर करती है मौखिक भाषा। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन मौखिक भाषा का कहाँ प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में, यानी कि पद शिक्षण में, गद्य शिक्षण में और व्याकरण शिक्षण में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 94 मौखिक भाषा का प्रयोग बालक कहाँ करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी सभी जगह, यानी कि परिवार में, पास पड़ोस में और विद्यालयों में। तो डी ऑप्शन सही होगा सभी जगह। अगला क्वेश्चन 95 लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि शब्द, वाक्य और लिपि। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 हिंदी भाषा का पढ़ना, लिखना, सीखना किससे शुरू करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा बी अक्षरों से। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रतिलेख और अनुलेख और सुलेख प्रतियोगिताएं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर डी रहेगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 98 प्रतिलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने पड़ते हैं? इसका सही आंसर होगा डी किसी भी आकार के। प्रतिलेख का मतलब आपने देखा होगा, जैसे जब हम बचपन में स्कूल में गए थे तो हमें
एक पट्टी टाइप की, एक बोर्ड टाइप का जिसको पट्टी बोला जाता है, उसको वो दिया था, उस पे हम चौक के द्वारा लिखवाया जाता था टीचर्स द्वारा। अब तो शायद नहीं होता होगा ऐसा। तो उसमें बच्चे से किसी भी प्रकार के अक्षरों को बनाने का, जो भी वो लिखता है उसका मतलब होता है कि वो कुछ भी लिखे, कैसे भी लाइन बनाए, कुछ भी बनाए, उसी को हम बोलते हैं प्रतिलेख। और अनुलेख का मतलब होता है आपका अक्षरों को थोड़ा सही से लिखवाना सीखना, ठीक, ये होता है अनुलेख आपका। तो प्रतिलेख का मतलब होता है कुछ भी बच्चा बस पेन पकड़ना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर अनुलेख पर आते हैं, ठीक। तो ये आपका मतलब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अनुलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, उसी आकार के। जैसे कि टीचर, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनको टीचर देता है पहले आ इस तरह के, फिर ऐसे ही छोटा बड़ा, ऐसे ABCD दी, तो ABCD इनको बार बार रिपीट कराते हैं टीचर्स, देखा हो तो। उसी यानी कि जैसा अक्षर दिए उन्हीं को आपको रिपीट करना है, उन्हीं को लिखना है, उसी को हम बोलते हैं अनुलेख का भी, जो मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा 100, तो इसका सही आंसर आपका सी, उसी आकार के। 100 क्वेश्चन है आपका, श्रुति लेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उचित स्वर से बोलना चाहिए, उचित गति में बोलना चाहिए और उचित विराम के साथ चलना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? इसका सही आंसर होगा सी, इन दोनों में सुधार होता है। चलिए, यानी कि मौखिक भाषा में सुधार होता है और लिखित भाषा दोनों में ही सुधार होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 102, काव्य के मूल तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि रस, अलंकार और ध्वनि, ये सभी काव्य के मूल तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, निबंध को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 104, गद्य में निबंध विधि की मूल तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना, विचारों की क्रमबद्धता और विषयानुकूल भाषा शैली होनी चाहिए। यानी कि जो हम निबंध लिखते हैं उसमें हमारी व्याकरण एकदम सही होनी चाहिए और जो हम बातों को लिख रहे हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए और उसकी जो भाषा शैली हो वो विषय के जो भी टॉपिक हमें दिया गया उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 105, तो इसका क्वेश्चन रहेगा आपका, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, भाषा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 106 हमारा, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि शुद्ध शब्दोच्चारण और बलाघात और स्पष्ट अक्षरों उच्चारण। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, रचना के प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा ए, 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन नंबर 108, है हमारा, एक दूसरे से के समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। सी, इसको बोलेंगे विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा 110, जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आँखों द्वारा देखा जाता है वे कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, दृश्य उपकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 111, जिन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से केवल कानों द्वारा सुना जाता है उस वे कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, श्रव्य उपकरण। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा प्रयोग को संचालन एवं कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर,
श्रवण से संबंधित भाषा भाषाई कौशल कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, श्रवण कौशल। अगला क्वेश्चन हमारा 114, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ लिए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, मौन वाचन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखित भाषा में व्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, लेखन। लेखन इसको हम बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने 115 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है और मिलेंगे आपको बहुत जल्द नई क्लास के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।